कई सारे जीनियस साइंटिस्ट्स ऐसा मानते हैं कि ऑलमोस्ट हर स्पीशीज जो अर्थ में रहते हैं वो 99% एक्सटिंक्ट होते ही है और ह्यूमंस भी कभी ना कभी एक्सटिंक्ट होंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या हम कोई दूसरे प्लैनेट में रह सकेंगे? पॉल्यूशन, हैबिटेट लॉस, ग्लोबल वार्मिंग और ओवर पॉपुलेशन, ये सब एक बड़े कारण है इस पॉसिबिलिटी के पीछे। इसीलिए कई सारे साइंटिस्ट्स ऐसा मानते हैं कि हमें दूसरे प्लैनेट के खोज में रहना चाहिए जिधर हम रह सकते हैं। इसीलिए कई सारे नासा के साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि मार्स एक सूटेबल प्लैनेट है क्योंकि उधर कुछ % ऑक्सीजन है, वहाँ पे ट्री प्लांटेशन पॉसिबल है और हमारे प्लैनेट अर्थ से सबसे ज़्यादा नज़दीक मार्स है। पर दिक्कत यह है कि वहाँ पे 95% कार्बन डाइऑक्साइड है जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। वहाँ का एयर प्रेशर भी बहुत कम है और वहाँ का एटमॉस्फेयर अनसूटेबल है। इस कंडीशंस में ह्यूमन सर्वाइवल तभी पॉसिबल होगा जब कॉम्प्लेक्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम और आर्टिफिशियल ह्यूमन हैबिटेट्स होंगे। ये सब इंफॉर्मेशन जो हमें पता चलती है, ये सब सैटेलाइट्स और रोबोट से पता चलती है जो दूसरे प्लैनेट्स में इंस्टॉल्ड है। सैटेलाइट्स और रोबोट्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्स जैसे प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन निकालने में। अगर रोबोट्स और सैटेलाइट्स को कंपेयर करें तो दोनों अपने ही जगह में बेहतरीन है। जैसे सैटेलाइट्स कोई भी मूवमेंट को कैप्चर कर सकता है, उसी तरह रोबोट्स कोई भी चीज को नजदीक से और डिटेल में इंफॉर्मेशन लाके दे सकता है। रोबोट्स और सैटेलाइट्स जितनी भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं वो सब अर्थ में डीप स्पेस नेटवर्क और बिग रेडियो एंटीनास के थ्रू भेजते हैं। पूरे वर्ल्ड में 70 से भी ज्यादा स्पेस एजेंसीज है और ये सभी स्पेस एजेंसीज एरोनॉटिक्स रिसर्चेस और स्पेस एक्सप्लोरेशंस करते हैं। आज के टाइम में सभी स्पेस एजेंसीज के बीच में काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन निकालने में या फिर सैटेलाइट्स पहुंचाने में। यूएसए की नासा और रशिया की रोसकॉसमॉस के बीच में तो काफी सालों से कंपटीशन बना हुआ है। वर्ल्ड की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में सबसे फर्स्ट नासा आती है, सेकंड चाइनीज स्पेस एजेंसी आती है, थर्ड यूरोपियन स्पेस एजेंसी, फोर्थ रशियन स्पेस एजेंसी और फिफ्थ इंडियन स्पेस एजेंसी। काफी लोगों को इन स्पेस एजेंसीज के रेवेन्यू मॉडल के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होगी, तो आइए बात करते हैं इसरो के एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू सोर्स के बारे में। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेजर रेवेन्यू शेयर सैटेलाइट डेटा के सेल से होता है। सिंपलर वे में इंडियन सैटेलाइट्स दूसरे प्लैनेट्स में से जो भी इंफॉर्मेशन निकालती है उसे फॉरेन कंट्रीज में बेचकर इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा पैसा कमाती है। इसरो दूसरे कंट्रीज के स्पेस एजेंसीज को सैटेलाइट लॉन्चिंग में हेल्प करके भी पैसा कमाती है। इंडियन कंपनी एंट्रिक्स इसरो के सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करती है और इसे इसरो का कमर्शियल आर्म भी कहा जाता है। तो देखते हैं हमारी गवर्नमेंट दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में अपनी स्पेस एजेंसीज को कितना पैसा देती है। बजट आपको बताता हूँ और फिर अंदाजा आप खुद ही लगा लो। यूएस का बजट है $20 बिलियन, चाइना का $11 बिलियन और इंडिया का $1.5 बिलियन। और देखा जाए तो इसी कम बजट के वजह से हम फोर्स हो जाते हैं अपना दिमाग यूज करने के लिए, ताकि हम नए नए जुगाड़ कर सके और पैसा बचा सके और वही जुगाड़ पूरी दुनिया को बता सके। एक मजेदार बात यह है कि इसरो एक ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर है जो कभी भी लॉस में नहीं गया। इंडिया के पास दुनिया की सबसे बेस्ट लॉन्चिंग व्हीकल्स है। वेल, जानना चाहोगे कौन सी? PSLV रॉकेट्स। एक है ना, फैक्ट है, यूएसए और चाइना को मिलाकर जितने भी इंजीनियर्स बनते हैं ना, उतने ही इंजीनियर्स अकेले इंडिया में बनते हैं। तो इससे हम एक विजन रख सकते हैं कि कभी ना कभी इसरो भी वर्ल्ड की सबसे टॉप ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानने मिला या फिर सीखने मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।